Hello people, a very good morning to all of you. Today we're all here to revise chapter number 17. Examiner's favorite करके मैंने एक सीरीज शुरू की थी जिसके अंदर मैंने कहा था मैं कुछ ऐसे चैप्टर उठाऊंगा जो मुझे लगता है अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो चैप्टर्स को मैं लूंगा सीधा आपके मॉड्यूल से। क्लियर बेटा जी? तो उसी सीरीज में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कमेंट किया था चैप्टर नंबर 17 होने वाला है। उसका रीजन क्या चैप्टर नंबर 17 क्यों मुझे लगता है कि एग्जामिनर का फेवरेट होगा वो इन दी अपकमिंग अटेम्प्ट और अटेम्प्ट सेकंड से, बिकॉज चैप्टर नंबर 17 में कुछ समय पहले ही बहुत प्यारे से अमेंडमेंट है। तो जब भी कभी अमेंडमेंट आते हैं तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में उस अमेंडमेंट पे ही क्वेश्चन आएगा, उस अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा जी? तो उसी सीरीज के अंदर हम आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 का नाइस एग्जामिनर फेवरेट रिवीजन। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हेड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 17। चैप्टर 17 में जब मॉड्यूल से करा रहा हूं तो मॉड्यूल एकदम लेटेस्ट वाली है, यू डोंट हैव टू वरी। जो कंटेंट है वो मोरलेस सेम होता है। तो आपके पास मॉड्यूल का ये वर्जन है, कोई और वर्जन है, लोड ही लेने का, कंटेंट मोरलेस सेम रहता है, फॉर्मेटिंग का डिफरेंस दिखेगा आपको बस। चलिए यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग देखते हैं। कंटेंट 99% सेम दिखेगा, 1% कुछ इधर हियर एंड देयर हो सकता है, बाकी मोस्टली डिफरेंस है सिर्फ फॉर्मेटिंग का। तो अगर हम बात करते हैं केएमपी के चैप्टर की, 100% फोकस से बैठना अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है। चलिए बेटा जी, हम लोग बात कर रहे हैं केएमपी के चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं बता देता हूं अजी मैं आपको बता ही देता हूं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में ये सारे सेक्शंस 196 से 205। आई सिंसियरली होप दैट आपने एग्जामिनर फेवरेट सीरीज देखी है और एग्जामिनर फेवरेट सीरीज के अंदर आपको ऑलरेडी मैं 196 से लेकर 205 पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां पर हम उसको मॉड्यूल से देखने वाले हैं बिकॉज दिस इज नथिंग बट एग्जामिनर्स फेवरेट। तो यहां पर हम देखते हैं उसके बाद में कुछ रूल्स दिए, बिकॉज कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल रूल 2014 एप्लीकेबल होता है, उसके रूल 3 से लेकर रूल 10 यहां पर काम के हैं। उसके बाद में रेगुलेशन, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। जनरली कंपनी लॉ के पेपर में ये एलओडीआर पे क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन मॉड्यूल में दिए हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। उसके रेगुलेशन 70 रेगुलेशन 30 दे रखे हैं। ठीक है सर, अब कंटेंट शुरू करते हैं। ठीक है बेटा जी, सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय केएमपी? द चैप्टर ऑफ केएमपी के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय केएमपी? की मैनेजरियल पर्सनल मींस इन रिलेशन टू अ कंपनी। In relation to a company, it means its CEO or managing director or manager, CEO or managing director or manager. Second, company secretary, whole time director, CFO or such other officer not more than one level below the director who is in whole time employment designated as KMP by the board। ये थोड़े समय पहले अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। इसने क्या ऐड किया कि जो बोर्ड के 1 लेवल बिलो काम करते हैं, जो लोग बोर्ड के 1 लेवल बिलो काम करते हैं वो भी KMP हैं अगर डेजिग्नेट किया गया है तो any person acting 1 level below board of director and designated as KMP is also KMP and such that officer as may be prescribed. So this is the definition of a KMP. Very easy definition. KMP in relation to a company means CEO or MD or manager, ये तीनों में से तो एक होना चाहिए। उसके बाद में CS पाइजे whole time director, CFO and such other officer working 1 level below board of director and designated as KMP and last में such other officers KMP। फिर उन्होंने इन सब की डेफिनेशन के बारे में बात की कि सीईओ क्या है, सीएफओ क्या है, तो बहुत जनरल डेफिनेशन दी। सीईओ रिफर्स टू अ पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सीईओ, सीएफओ रिफर्स टू अ पर्सन हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज सीएफओ। फिर कंपनी सेक्रेटरी के अंदर वो एकदम शायराना मूड में आ गए। कंपनी सेक्रेटरी मींस अ कंपनी सेक्रेटरी who is working as the company secretary to do the functions of a company secretary as per the act। इधर आओ, company secretary और secretary means a company secretary as defined in clause 3 subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act। Company Secretary refers to a company secretary defined under Company Secretaries Act who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary। वाह, वापस एक बार बोलते हो, शायद बहुत दूर तक गया है। Company Secretary or Secretary means a company secretary appointed under the Company Secretaries Act to perform the functions of a company secretary। टाइम पास डेफिनेशन, मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन काम की, 100% फोकस यहां पे। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू द superintendent control and direction of board of director। Manager means an individual who under the supervision of board of director has the management of whole or substantially the whole of the affairs of the company। मैनेजर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपरविजन में काम कर रहा है एंड हु हैज कंट्रोल ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ मैनेजर and it includes a director or any person, कोई भी व्यक्ति is occupying the position of manager by whatever name called। ठीक है, ये हो गया मैनेजर। अब सुना मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या लिखा है? मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। ऊपर क्या लिखा था? मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल। तो मैनेजर का डायरेक्टर होना आवश्यक नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैज टू बी अ डायरेक्टर हु बाय वर्च्यू ऑफ द, ऊपर क्या लिखा था? द मैनेजर विल बी वर्किंग अंडर द सुपरविजन, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहां पर बताया मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर कहां से मिलती है? बाय वर्च्यू ऑफ द
आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, उसको आर्टिकल से पावर मिलेगी, या फिर अग्रीमेंट से पावर मिलेगी, या फिर रेजोल्यूशन पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन सब तरीके से एक व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा सकता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर मिलती है या तो आर्टिकल से, या अग्रीमेंट से, या रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग, एंड द पर्सन इज इंटरेस्टेड विद सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऊपर क्या वर्ड्स यूज किए थे? होल पावर ऑफ मैनेजमेंट और सब्सटेंशियली द होल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर में यूज किए वर्ड सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द कंपनी and includes a director occupying the position of managing director by whatever name called। तो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन काफी क्लोज डेफिनेशन है। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल, मैनेजिंग डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर। मैनेजर मींस एन इंडिविजुअल हु अंडर द सुपरविजन कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यहां पर who has got the powers through the articles or the agreement or a resolution of the general meeting, has whole powers or substantially the whole powers, has substantial powers of management and includes a director by whatever name called। ये तो यहां है इसे। That is all about manager and managing director। बड़ी सिमिलर डेफिनेशन है, ये थोड़ी काम की है। होल टाइम डायरेक्टर refers to director who full time employment of the company। टाइम पास। हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं यारो। हमारे लिए आता है सबसे पहले सेक्शन 203। अभी तक हमने सिर्फ एक समझा व्हाट डू वी मीन बाय अ केएमपी। अब हम लोग आगे जा रहे हैं मॉड्यूल में। यहां पर डेफिनेशन आती है अपॉइंटमेंट ऑफ अ केएमपी। आखिर एक केएमपी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सेक्शन 203 कुछ खास बातें करता है। क्या बात करता है वो उन्होंने यहां पे लिख रखी है, एकदम अच्छे से समझ लो। यस, 203 क्या बात करता है कि किन किन को केएमपी अपॉइंट करना कंपलसरी है। सुनना क्या लिखा है, यही चीज उन्होंने मॉड्यूल में 2-3 बार लिख के दी, बट अच्छे से समझो। 203 रेड विल रूल 8 mandates the appointment of KMP and makes it obligatory for every listed company and every other public company having paid up capital of 10 crore or more to appoint the following KMP। हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको ये केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी। कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, इन तीनों में से एक। मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर, इन तीनों में से एक, एंड इन देयर एब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, मैनेजर और इन देयर एब्सेंस अ होल टाइम डायरेक्टर, ये तो मैंडेटरी हो गया। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी मैंडेटरी हो गया और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंडेटरी हो गया। ओके सर, मतलब आपने क्या कहा अभी तक? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, उनको ये 3 अपॉइंट करने की जरूरत है। सर प्राइवेट का क्या? नेक्स्ट लाइन देखो, Rule 8A of companies appointment and remuneration of managerial personnel, Rule 2008-14 mandates the private company having paid up share capital of 10 crore or more to have a whole time company secretary। प्राइवेट कंपनी इसका टर्नओवर 10 करोड़ टच हो जाता है, उसको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी। पहले ये 5 करोड़ हुआ करता था, उसके बाद में कुछ समय पहले अमेंडमेंट आके इसको 10 करोड़ कर दिया गया। तो एकदम सिंपल क्या पढ़ाया मैंने अभी तक आपको? हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उनको सारे होल टाइम केएमपी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपका आ गया सीईओ, सीएफओ, सॉरी सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इन तीनों में से एक, या फिर एक फुल टाइम डायरेक्टर चाहिए आपको। उसके अलावा सीएस तो चाहिए, सीएफओ तो चाहिए। और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ मोर है, उनको एक सीएस तो चाहिए, बाकी लोगों की बात नहीं की। वही चीज उन्होंने घुमा फिरा के वापस पढ़ा, बताइए। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी। यहाँ पे कुछ खास बात पढ़ाऊंगा, कान खोल के सुनना, थोड़ा सा स्पीड स्लो ही चलेगा। कान खोल के सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, कान खोल के। जो बच्चे अभी 1.5x पे देख रहे हैं, अभी वापस 1.25 1 पे ले लो उसको। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ाने वाला हूं 3। आप बच्चों ने 100% पहले पढ़े, रेगुलर बैच में भी हमने पढ़े, एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं आपको। सबसे आता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। सबसे पहले बात क्या करें कि कोई भी केएमपी को अपॉइंट करना है, जितने भी नाम लिखे, सारे केएमपी को अपॉइंट करने के लिए यू विल हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। यू कैन अपॉइंट केएमपी बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन, इजी टू गो। ठीक है, कुछ खास केएमपी के लिए आपको जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन वो अभी तक इन्होंने बताया नहीं है। ये सारे केएमपी, किसी भी होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करना है आपको, सीएस को अपॉइंट करना है आपको, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करना है आपको, यू कैन अपॉइंट हिम बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन। सो केएमपी का अपॉइंटमेंट कैसा होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ केएमपी। तो केएमपी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ खास चीज, पहली चीज क्या, ये बोर्ड रेजोल्यूशन अपॉइंट होगा और ये होगा शुड बी पास एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कि बोर्ड की मीटिंग पे ही ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ओके, नाउ आई एम टीचिंग यू 3 स्पेशल पॉइंट्स। दिमाग में बैठा लेना, इस पे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ गया तो बच्चों की हालतें खराब हो सकती हैं। तो बड़ा केयरफुली तीनों पॉइंट को समझना, 100% फोकस यहाँ पे। मैं पढ़ा रहा हूं SP1 स्पेशल पॉइंट नंबर 1। स्पेशल पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि इंडिविजुअल शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ। एक व्यक्ति जो है उसी को कंपनी का चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ नहीं बना सकते। एक व्यक्ति, एक ही इंडिविजुअल को उस कंपनी का चेयरपर्सन भी और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ आप नहीं बना सकते, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ सच अ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। उसका एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं। पहला एक्सेप्शन क्या हो गया? अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि नहीं नहीं, जो चेयरमैन है उसी को आप सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते हो, तो बना दो।
नॉर्मल रूल क्या है, जिसको आपने कंपनी का चेयरमैन बनाया है उसे आप सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकते। लेकिन इन्होंने क्या एक्सेप्शन दिया कि अगर 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 मान लीजिए आपके आर्टिकल्स में लिखा तो बना सकते हो। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी कंपनी की मल्टीपल बिजनेस कैरी करती, सच क्लास ऑफ कंपनीज एंगेज इन मल्टीपल बिजनेसेस, और उन्होंने हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ अपॉइंट किया है, तो उनका भी चेयरमैन सीईओ हो सकता है। रिपीट द एंटायर प्रोविजन, वापस केयरफुली सुनना। नॉर्मली रूल ये है कि जो आपकी कंपनी का चेयरमैन है वो आपका सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। ये सेम व्यक्ति जो चेयरमैन है वही सीईओ या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता। पर उसके दो एक्सेप्शन दिए, अगर आपके आर्टिकल्स में लिखा है तो हो सकता है, और दूसरा अगर आप मल्टीपल बिजनेस चला रही है आपकी कंपनी और आपने हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग सीईओ अपॉइंट किया है, तो उनमें से एक सीईओ जो है वो चेयरमैन हो सकता है। दैट इज द स्पेशल पॉइंट नंबर 1। स्पेशल पॉइंट नंबर 2, इन सब का ध्यान रखना एग्जामिनेशन के अंदर। हमने ये सब रेगुलर बैच के अंदर डिस्कस किया हुआ है, यहां पे हमें वापस एक बार अच्छे से रिवाइज करके दिमाग में बैठा लेना है। स्पेशल पॉइंट नंबर 2 क्या, होल टाइम केएमपी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इन इट्स सब्सिडरी। तो कोई भी होल टाइम केएमपी है, होल टाइम केएमपी का मतलब ये कि वो किसी एक कंपनी में ही होल टाइम केएमपी हो सकता है। तो होल टाइम केएमपी किसी एक कंपनी में ही होल टाइम केएमपी हो सकता है एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी। तो सिर्फ सब्सिडरी का एक्सेप्शन है कि मैं चाहूं तो मेरी होल टाइम केएमपी के साथ में उसकी सब्सिडरी के अंदर भी मैं काम कर सकता हूं। तो होल टाइम केएमपी सिर्फ एक कंपनी में काम कर सकता है एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी। ठीक है, चलो। और बाकी वो डायरेक्टर बन सकता है दूसरी कंपनी, पार्ट टाइम बन सकता है, लेकिन होल टाइम दो कंपनीज में काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट होल्डिंग इन इट्स सब्सिडरी। फिर स्पेशल पॉइंट नंबर 3 आता है यहां पे, अ कंपनी मे अपॉइंट और एम्प्लॉय पर्सन एंड इट्स एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी में अपॉइंट और एम्प्लॉय पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर if he is managing director or manager of one and of not more than one other company, and such appointment or employment is made or approved by resolution passed in meeting of board with the consent of all the directors। हम एक व्यक्ति को हमारा मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉर्मल केएमपी नहीं है, ही हैज द होल और सब्सटेंशियली द होल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट, और ही हैज सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, पूरा कंपनी चलाने की पावर इसके पास है। और हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलेगा क्या? अलाउड है। एक व्यक्ति जो किसी और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है अगर 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 हमारे बोर्ड यूनानिमसली अप्रूव करते हैं। सर तो फिर एक और तीसरे का भी बना लो। नो, एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 कंपनीज के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर बन सकता है, और वो भी बोर्ड के यूनानिमस कंसेंट के साथ। आई फिर ऑल सॉर्टेड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कभी भी, ये बहुत स्पेशल पॉइंट्स थे, आई हैड स्लोड माय the entire speed a little. Now again we are getting back to the normal speed for revision. अगर कभी भी कोई भी आपका KMP जो है मिसिंग है, KMP has vacated, you have to ensure that you appoint the KMP within 6 months. कभी भी आपकी कंपनी पर KMP मैंडेटरी है, हमने पढ़ा कौन सी कंपनी के ऊपर KMP मैंडेटरी है, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, उनको तीनों KMPs मैंडेटरी है। और अगर प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, तो उसको CS मैंडेटरी है। तो उस केस में अगर मान लीजिए आपकी KMP ने कभी भी छोड़ दिया है, CS ने छोड़ दिया है, you will have to ensure कि 6 months के अंदर you fill that position। फिर आता है एग्जाम्पशन। ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये सब जो हमने पढ़ा कि ये आपकी इतना पेड अप कैपिटल हो गया तो आपको केएमपी अपॉइंट करना मैंडेटरी है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को इसका एग्जाम्पशन मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रोविजन अंडर एलओडीआर। अब एलओडीआर के प्रोविजन को लाइटर नोट पे देखना है। एलओडीआर के प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है कि हर एक कंपनी को डिस्क्लोज करना है स्टॉक एक्सचेंज को, उन्होंने कभी भी केएमपी को अपॉइंट किया या चेंज किया है, और अगर केएमपी ने कभी भी फ्रॉड किया है तो उनको इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म कितने समय में करना है? 24 आवर्स में। तो स्टॉक एक्सचेंज एलओडीआर रेगुलेशन कहता है कि आपने कभी भी केएमपी को अपॉइंट किया है, रिमूव किया है, केएमपी ने कोई फ्रॉड किया है, तो ये सब आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर देना है विद इन 24 आवर्स। जैसे लिस्टेड कंपनी के ऊपर कंप्लायंसेस होते हैं, ये सब आप सिक्योरिटी फॉर्म में पढ़ते हैं। फिर आता है आपका प्रोसीजर टू अपॉइंट केएमपी। कुछ भी नया नहीं है प्रोसीजर में, ध्यान रखो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया। प्रोसीजर में यू डोंट हैव टू वरी, जो आपने पहले पूरे लेक्चर में पढ़ा है, पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में पढ़ा है, उसी को यहाँ पे प्रोसीजर में बता देते हैं। देखो आप ध्यान से कि अगर केएमपी को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है, यू विल हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि अगर नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है तो उसका काम होता है ना नॉमिनेट करना, तो वो नॉमिनेट भी कर सकती है। उसके बाद में स्पेशल पॉइंट नंबर 2, स्पेशल पॉइंट नंबर 3 उन्होंने रिपीट कर दिया कि एक होल टाइम केएमपी किसी भी और कंपनी में होल टाइम केएमपी नहीं बन सकता एक्सेप्ट इट्स सब्सिडीज। फिर एक व्यक्ति जो मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, मैक्सिमम एक और कंपनी मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह काम कर सकता है, दैट टू विद द यूनानिमस अप्रूवल ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। उसके बाद में अगर कभी भी वेकेशन हुआ तो 6 मंथ्स के अंदर आपको अपॉइंट कर देना है। उसके बाद में जब भी आप अपॉइंट करें MGT 14 और DIR 12 आपको फाइल करना है, और अगर आप लिस्टेड कंपनी, यू विल हैव टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज। व्हाटएवर वी हैव रेड उसकी उन्होंने एक और समरी यहां पे दे दी है। आई होप यू आर ऑल विथ मी, आई होप यू आर ऑल। मेरा द एंटायर पर्पस इज कि आप बच्चों का तूफान रिवीजन हो जाए ऑफ द एंटायर केएमपी चैप्टर में। आपको मेरा वर्ड देता है, इसके बाद में आपने क्या करना है, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, बस एक बार मॉड्यूल लेके बैठ लेना और मॉड्यूल से एक बार रीडिंग कर लेना। यू विल बी सुपर सॉर्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन, यू विल बी सुपर सॉर्टेड फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए बेटा जी, उसके बाद पेनल्टी का प्रोविजन लाइटर नोट पे लेते हैं। फिर एक केस स्टडी है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दे रखी है। केस स्टडी में क्या दिया था कि एक कंपनी ने
कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया, उनके ऊपर मैंडेटरी था, 10 करोड़ टच हो गया, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं किया, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट नहीं किया था, तो क्या किया, फोड़ो। तो इस कंपनी को फोड़ा गया मतलब इस कंपनी में पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने रीजन दिए कि अरे नहीं ऐसा था, थोड़ा डिले हो गया, पेनल्टी कम कर दो, पेनल्टी कम कर दो, पेनल्टी कम कर दो। सरकार बोली नथिंग डूइंग, आपने सीएस को अपॉइंट नहीं किया, आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं किया, आपकी पेनल्टी लगेगी, बस ये, दैट्स ऑल अबाउट दिस केस लॉ, नथिंग इंपॉर्टेंट। अब सुनना, अब बहुत खास प्रोविजन आ जाते हैं, यहां से केयरफुल हो जाना। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था दैट वाज अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। केएमपी इज जनरल, केएमपी मतलब वो जो मैंने पहले डेफिनेशन पढ़ाई उसमें सब केएमपी की मैं बात कर रहा था, सीईओ, सीएफओ, होल टाइम डायरेक्टर, सीएस, सब केएमपी के अपॉइंटमेंट के लिए क्या लगता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज इन जनरल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। अब हम बात करें कुछ खास केएमपी की, तो अमंग ऑल द केएमपीज कुछ केएमपीज को हम बोलते हैं कैटेगरी 1 केएमपी। कौन है ये? 3, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर। इन तीनों के लिए स्पेशल प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में। 3 केएमपी को कहते हैं कैटेगरी 1 केएमपी। कौन कहता है कैटेगरी 1 केएमपी? मैं कह रहा हूं कैटेगरी 1 केएमपी। ऐसा लॉ में नहीं लिखा कैटेगरी 1 केएमपी, बट लॉ में सारे केएमपी के लिए जो प्रोविजन थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब यहां पे लॉ में कुछ इन 3 केएमपी के लिए स्पेशल प्रोविजन है, सो हम इनको बोलेंगे कैटेगरी 1 केएमपी। तो अभी तक जो पढ़ा दैट वाज फॉर ऑल द केएमपीज। नाउ व्हाट वी आर स्टडीइंग इज फॉर कैटेगरी 1 केएमपी, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर्स। ये 3 खास लोग, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन। क्या प्रोविजन है? सबसे पहली चीज, कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर मतलब कैटेगरी 1 केएमपी को आप 5 इयर्स से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते। एट अ टाइम इनको आप अपॉइंट कर सकते हो 5 इयर्स के लिए, उसके बाद उनके टेन्योर को आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद में सुनो, उसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत केयरफुली समझना। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 4 जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर आप यहां पे डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते, आप होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या 4 जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है? आपकी एज 21 से कम है या 70 से ज्यादा है, आपकी एज 21 से कम है या 70 से ज्यादा है। नेक्स्ट, आप या तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर यू हैव बीन एडजज्ड एज इंसॉल्वेंट, you have suspended payment to your creditors, or you have been sentenced for a period of more than 6 months. अगर ये सब आपने किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड है। देखो इसकी मेमो टेक्निक है ICSI, समझना अच्छे से। ICSI, इंसॉल्वेंट हो, आपने क्रेडिटर्स को सस्पेंड किया, उनके साथ में कॉम्पोजिशन किया है, एंड आपको इंप्रिजनमेंट हुआ है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ICSI। सो ये एज वाला पॉइंट, अरे ये तो भूल ही नहीं सकते ना कभी आप। एज 21 से कम है तो नहीं बन सकते, एज 70 से ज्यादा है तो आप नहीं हो सकते, 21 से कम है 70 से ज्यादा है तो आप केएमपी नहीं बन सकते कैटेगरी 1। आई रिपीट अगेन, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन का पहला एज का, क्योंकि 21 से कम है तो कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बनने देंगे, और अगर 70 से ज्यादा तो कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बनने देंगे। उसके बाद में ICSI, आई इंसॉल्वेंट, इफ यू आर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और यू हैव बीन एडजज्ड एन इंसॉल्वेंट, आप नहीं बन सकते। ICSI, आपने क्रेडिटर्स के साथ कॉम्पोजिशन किया, उनको सस्पेंड किया, आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। और लास्ट पॉइंट यहां पर क्या आता है कि अगर आप यू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, आपको इंप्रिजनमेंट हुई फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो भी आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। सुना रुको, 70 से ज्यादा है। देखो एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। उसके लिए हमेशा मैं एग्जांपल लेता हूं किसका? हमारे प्यारे अमिताभ बच्चन साहब का, कि एट दिस एज आल्सो ही इज वर्किंग वंडरफुली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो अगर एक व्यक्ति जो 70 से ज्यादा है लेकिन हम उसको अपॉइंट करना चाहते हैं कैटेगरी 1 केएमपी, तो आप अपॉइंट कर सकते हैं। 2 रूट्स हैं। पहला, यू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर 70 के बाद भी आपको किसी को अपॉइंट करना है तो या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, अपॉइंट कर सकते हो। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से भी अपॉइंट कर सकते हो। तो 70 से ज्यादा की एज के व्यक्ति को अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं कैटेगरी 1 केएमपी, तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कर। चलो, ये हो गया जनरल डिस्क्वालिफिकेशन। अब सुनो, अब देयर आर 3 मोर पॉइंट्स। ये क्या है? ये ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन व्हिच कैन बी क्योर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। सुनना, ये जो ऊपर के 4 डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा है मैंने, दे आर डिस्क्वालिफिकेशन। इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अगर कैटेगरी 1 केएमपी इन चारों में कहीं भी टच हो गया तो वो कभी भी कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन पाएगा। अगर आपकी एज 21 से कम है, आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। इफ यू आर एडजज्ड एंड इंसॉल्वेंट, आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। अगर मान लीजिए आपने क्रेडिटर्स को सस्पेंड किया, कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। अगर आपको 6 मंथ से ज्यादा के लिए इंप्रिजनमेंट हो तो कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी जिनका कोई क्योर नहीं है। 3 और डिस्क्वालिफिकेशन है हमारे सिलेबस में, लेकिन इसका क्योर है। इसका क्योर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ये जो 3 डिस्क्वालिफिकेशन बढ़ा रहा हूं, ये 3 डिस्क्वालिफिकेशन वाले लोग भी कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप इन 3 में कवर हुए हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके बन सकते हो। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर 21 इयर्स, क्रेडिटर्स को सस्पेंड, इंप्रिजनमेंट वाला प्रोविजन या फिर इंस्टॉलमेंट वाला प्रोविजन अगर आप हो गए तो आप कैटेगरी 1 केएमपी बन ही नहीं सकते। लेकिन ये 3 कौन से डिस्क्वालिफिकेशन है? इन डिस्क्वालिफिकेशन टच होने के बाद में भी आप कैटेगरी 1 केएमपी बन सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। क्या है ये? पहला, इफ यू हैव बीन इंप्रिजन्ड एनी पीरियड, 1 डे, 2 डे, 5 डे, अगर आप इंप्रिजन हुए हैं या फिर आपके ऊपर फाइन लगा है एक्सीडिंग 1000 का। If you have been imprisoned or you have been fined for more than 1000 under the given laws, कुछ लॉस की लिस्ट दे रखी है। इन लॉस के अंदर अगर कभी भी आपको इंप्रिजनमेंट हुआ फॉर एनी पीरियड, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन,
और यू हैव बीन फाइन फॉर मोर देन 1000 तो भी आप कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन सकते, लेकिन यहां पे आप बन सकते हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। आई होप यू अंडरस्टैंड। कैसा प्रोविजन हो गया? अब अगर मुझे 4 मंथ्स की इंप्रिजनमेंट हुई अंडर द गिवन लॉज तो भी मैं कैटेगरी 1 केएमपी बन पाऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से, लेकिन अगर मुझे एक बार 6 मंथ्स से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट होगी तो मैं कैटेगरी 1 केएमपी कभी नहीं बन सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? सेकंड क्या हो गया? इफ अ पर्सन हैज बीन डिटेन फॉर एनी पीरियड अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, अगर वो इसके अंदर कभी भी डिटेन हुआ है तो उस व्यक्ति को भी कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बना सकते, लेकिन बना सकते हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। उसके बाद में हम लास्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं? इफ अ पर्सन इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बन सकता है, अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है तो आप बना सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। आप अंडरस्टैंड? तो ये चीज ऐसी है, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये डिस्क्वालिफिकेशन क्योर किए जा सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ऊपर के 4 डिस्क्वालिफिकेशन क्योर नहीं किए जा सकते। वहां पर एज मोर देन 70 के लिए स्पेशल पॉइंट है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल से क्योर कर सकते हो, अदरवाइज क्योरेबल नहीं है। वंडरफुल। अब सुना ध्यान से कि जब भी आप अपॉइंट करते हैं किसी भी कैटेगरी 1 केएमपी को, इट आल्सो हैज टू बी अप्रूव्ड एट अ रेजोल्यूशन नेक्स्ट जनरल मीटिंग। सुनना मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहां पे बात करता हूं अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी में किस चीज का ध्यान रखना है? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी में क्या हो जाएगा? सुनना, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, और ये क्या हो गया? अदर केएमपी में सीईओ सीएफओ ये सब आ गया। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली। इन्हें अगर अपॉइंट करना है तो यू जस्ट हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, जैसे कि हमने पढ़ा था, यू जस्ट हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। सबके लिए क्या पढ़ा है? इन्हें अगर अपॉइंट करना तो यू हैव टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, क्योंकि सबके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन तो एप्लीकेबल है ये, लेकिन जो कैटेगरी 1 केएमपी है उनके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन के साथ में जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन भी है, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन भी है। So for appointing category 1 KMP, you will have to pass shareholder resolution apart from board resolution. क्लियर है? तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रेजोल्यूशन एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो आपने क्या करना है, अगर आप कैटेगरी 1 केएमपी को अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, उनको अपॉइंट कर दिया। इट हैज टू बी अप्रूव्ड विद व्हाट इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर्स इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। सर मान लो अपकमिंग जनरल मीटिंग में, मतलब जो आपके शेयरहोल्डर्स ने अप्रूवल में रिजेक्ट कर दिया, तो क्या? तो जो उन्होंने अभी तक के एक्ट के दे ऑल बी वैलिड, ये सब रेगुलर बैच में डिस्कस कर चुके हैं, दे विल ऑल बी वैलिड। यही अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर अगर इट्स नॉट अप्रूव्ड, स्टिल उनके सारे के सारे जो एक्ट हैं दे विल नॉट बी इनवैलिड, मतलब दे विल बी वैलिड। समझ में आ रहा है ना? बोर्ड ने 1 तारीख को मुझे अपॉइंट कर दिया टू एक्ट एज मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं अपॉइंट हो गया। 2 महीने बाद जनरल मीटिंग के अंदर मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया शेयर होल्डर ने, तो ये 2 महीने जो मैंने काम किए वो सब वैलिड रहेंगे, सब वैलिड रहेंगे। चलो अब ये प्रोसीजर बता रहे हैं कैटेगरी 1 का, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कब रिक्वायर्ड होती है? अगर हम डिस्क्वालिफाइड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड, एंड देन यू हैव टू फाइल अ रिटर्न MR1। ठीक, एग्जाम्पशंस की बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि प्राइवेट कंपनी अगर है तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ये सब रूल्स अप्लाई नहीं होते। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अपॉइंट कर सकती है कैटेगरी 1 को भी। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी पे भी ये सब अप्लाई नहीं करता, वो भी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अपॉइंट कर सकती है, और साथ में गवर्नमेंट कंपनी अपने कैटेगरी 1 केएमपीस को मोर देन 5 इयर्स के लिए भी अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद में अगर स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनीज हैं तो ये भी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अपॉइंट कर सकती है, इसके ऊपर भी रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। फिर आता है अपॉइंट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर कहीं पे भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो हमने देखा ना कि अगर मान लीजिए आपने वो 3 डिस्क्वालिफिकेशन में कवर करते हो और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो दैट हैज टू बी ऑब्टेन्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। उनको अपॉइंट किया, उसके 90 डेज के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ले लेना। फिर ठीक है, आपको जो नोटिस देना, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वापस प्रोसीजर बताया, तो प्रोसीजर वही जो हमको पता है, बोर्ड मीटिंग पहले कर लो, फिर अब कैटेगरी 1 है तो जनरल मीटिंग कर लो, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इफ नेसेसरी है तो ले लो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी फॉर्मेलिटीज आएगी अप्रूवल के टाइम पे वो सब कंप्लाई कर लो। फिर आपको एक अग्रीमेंट करना है ना अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में, हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो अलग बात है, अदरवाइज एक अग्रीमेंट एंटर कर लो, रजिस्टर रिकॉर्ड्स को अपडेट कर लो, फिर आरओसी का फाइल कर दो क्या, MR1 DIR12 एंड MGT14। अब आप देखो MR1 DIR12 एंड MGT14, DIR12 और MGT14 तो सब केएमपीस के लिए फाइल हो रहा है, DIR12 और MGT14 सब केएमपीस के लिए फाइल हो रहा है, कैटेगरी 1 के लिए MR1 भी आ रहा है। एज इजी एज दैट, एंड उसके बाद में यू विल हैव टू इन्फॉर्म एवरीवन एज इजी एज दैट। तो ये आपका क्या हुआ, ये हमारा चैप्टर को शुरुआत करते सबसे पहला पार्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। यू हैव अंडरस्टूड अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। अगर यहां तक आपका अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी हो चुका है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी आपका हो चुका है, इसमें आपने सीखा केएमपी को अपॉइंट कैसे करते हैं। तो केएमपी को अपॉइंट करने में सारे केएमपीस के लिए तो बोर्ड रेजोल्यूशन है, सारे केएमपीस के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन है, फिर रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह नॉर्मल प्रोसीजर है। और अगर कैटेगरी 1 केएमपी की बात करें, बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस शेयर होल्डर अप्रूवल, इन सर्टेन केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल भी लेना पड़ता है अगर आप उन स्पेसिफाइड डिफॉल्ट्स के अंदर है। चलो इसके बाद में छोटा सा टॉपिक आता है आपके इसी चैप्टर के अंदर, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऑफिस एंड डिफॉल्ट। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर हमें रैप अप करना है अभी के अभी।
ऑफिसर इन डिफॉल्ट आता है अगला चैप्टर। ऑफिसर इन डिफॉल्ट में क्या है कि अगर कभी भी कंपनी से कुछ गलती हुई है तो कंपनी के ऊपर तो लायबिलिटी आती है, कंपनी के अंदर लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। जगह जगह पे हमें फाइन से मिलता है दैट कंपनी विल बी लायबल फॉर दिस मच ऑफ फाइन एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी लायबल विद दिस मच ऑफ फाइन। तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑफिसर इन डिफॉल्ट? देन समझो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब है हमारे कंपनी के फुल टाइम डायरेक्टर्स केएमपी। चलो, फुल टाइम डायरेक्टर्स केएमपी को उठा लेंगे, मतलब अगर कभी भी कंपनी ने गलती की सबसे पहले किसको उठाया? फुल टाइम डायरेक्टर, फिर किसको उठाया? केएमपी। उसके बाद में देखो इफ देयर आर नो केएमपी, अगर केएमपी नहीं है तो जिन लोगों ने को कंसेंट दिया है कि हम ये काम करने के लिए ऑथराइज्ड हैं, ऑथराइज्ड पीपल को उठा लेंगे। कोई भी काम जिसके अंदर डिफॉल्ट है तो ऑथराइज्ड लोग होंगे ना, कि हाँ केएमपी है ही नहीं तो कोई लोग तो काम संभाल रहे थे। इफ देयर आर ऑथराइज्ड पीपल तो उनको, अगर कोई ऑथराइज नहीं है देन ऑल द डायरेक्टर्स। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना। सबसे पहले फुल टाइम डायरेक्टर उठाया, केएमपी को उठाया। अगर हमारी कंपनी में केएमपी नहीं है तो जो भी ऑथराइज्ड लोग थे वो सारा काम करने के लिए उन्हें उठाएंगे। अगर ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं था तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को उठा लेंगे। उसके बाद में एनी पर्सन who was given the responsibility for maintaining filing distribution of account, एक व्यक्ति जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी फाइलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स की, मेंटेनेंस की, रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन knowingly permits और knowingly fails to take active steps to prevent any default, मतलब जिस भी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसको उठा लेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर। और उसके बाद में क्या आता है, अब उसके बाद में पॉइंट वापस काम किया गया, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बीओडी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, उसको उठा लेंगे। एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन बीओडी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, उसको उठा लेंगे। उसके बाद में एवरी डायरेक्टर, हर एक डायरेक्टर हु वाज अवेयर अबाउट, हर एक डायरेक्टर जिसको पता था इस कॉन्ट्रवेंशन के बारे में, उसको उठा लेंगे हम लोग। एंड लास्ट तो ऐसा पॉइंट है कि अगर इश्यू और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मैटर है, इफ द मैटर इज विद रिस्पेक्ट टू इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, देन जो शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार और मर्चेंट बैंकर है उनको उठा। तो ये तो ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट स्पेसिफिकली फॉर, अगर मान लीजिए आपका जो इशू हुआ है, जो डिफॉल्ट हुआ है वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिलेटेड है, तो फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार और मर्चेंट बैंकर को हम उठा लेते हैं, दैट्स ओके। बाकी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का प्रोपोर्ट ऑफिसर डिफॉल्ट क्या कहता है कि किसको उठाएंगे? पहले फुल टाइम डायरेक्टर केएमपी को तो उठा लेंगे, फिर इसके बाद में कोई भी व्यक्ति अगर ऑथराइज्ड है तो उसको, अगर कोई ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं है, केएमपी नहीं है तो ऑथराइज्ड व्यक्ति नहीं तो सारे डायरेक्टर्स को उठा लो। उसके बाद में हर व्यक्ति जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी डेटा मेंटेनेंस वगैरह उनको उठा लो। उसके बाद में भैया जी हर एक व्यक्ति जिसके एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन पे बीओडी काम करता है उसको उठा लो। प्रोफेशनल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कंसल्टेंसी वालों की बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभी आता है जैसे कि रतन टाटा साहब, टुमारो ही इज नॉट वन अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन डायरेक्टर्स आर अकस्टम्ड टू एक्ट ऑन हिज डायरेक्शन ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति तो उसको भी उठा लेंगे। और उसके बाद में क्या आता है, हर एक डायरेक्टर हु वाज अवेयर अबाउट द कॉन्ट्रवेंशन उसको उठा लेंगे। एंड इशू अगर ट्रांसफर रिलेटेड अगर मैटर है, शेयर जो डिफॉल्ट हुआ है वो ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स का मैटर है, तो फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार कौन? कंपनी का जो एम्प्लॉय रजिस्ट्रार, आरओसी की बात नहीं हो रही है, उन्हें उठा लेंगे यहाँ पर। चलिए इसके बाद में आपको गरीब सा केस का मिलता है। इस केस के अंदर क्या हुआ था समझना अच्छे से। एक कंपनी है बहुत प्यारी, आई थिंक हयात का केस है, यस हयात का केस है। हयात में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जो वहां पे गेस्ट था, वो वहां पे कंस्ट्रक्शन में कुछ जगह पे चला था, वो वहां पे चला गया गलती से, समझना। हयात होटल है, हयात होटल के अंदर एक व्यक्ति को स्मोक करना था, स्मोक करने के लिए जगह ढूंढते 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 हयात होटल में कंस्ट्रक्शन चला था, वहां पे चला गया, वहां से वो व्यक्ति गिर गया और बहुत ज्यादा इंजरी हुई उसको, समझो हयात होटल के अंदर गिर गया, उसको इंजरी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी में कैसे रिलेटेड है, उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के सीईओ, मैनेजमेंट उनको फोड़ने की शुरू की कि तुम्हारी गलती है। बोले कि वी हैव टेकन ऑल द मेजर्स, हम क्या करें? बोले नहीं नहीं, वाइकेरियस लायबिलिटी आपकी आएगी कि भले ही आपकी कोई गलती नहीं थी फिर भी कुछ नुकसान हुआ तो आपके ऊपर आएगा, वाइकेरियस लायबिलिटी आएगी। आपने सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो उन्होंने क्या किया, नहीं कंपनी लॉ के अंदर भी यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी, एमडी सीईओ को हम फोड़ेंगे। तो कोर्ट बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ने क्या बोला इस केस में, द कोर्ट हैज हेल्ड दैट पीनल कोड डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर अटैचिंग वाइकेरियस लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी व्हेन अक्यूज्ड इज अ कंपनी। कि अगर कंपनी से गलती हुई तो वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं जाएगी उनके ऊपर। The allegations made on managing director was vague in nature and the criminal proceeding against शिव कुमार जाटिया as passed by High Court New Delhi was quashed। ये कोई बात हुई क्या कि ऐसे तो कंपनी में कुछ भी गलती हुई तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को फोड़ोगे, तो दैट्स नॉट फेयर। वाइकेरियस लायबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए नहीं आती है। फिर उन्होंने जनरल बात की और उसके बाद में इन्होंने चैप्टर का एक ऐसा पार्ट लाया जो आपको पढ़ने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बट एक बार मैं आपको जरूर दिखा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी पढ़ा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वी विल स्टडी। उसके बाद में टाइम पास में ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, अब और टाइम पास में आता है कंपनी सेक्रेटरी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी। ये क्या उन्होंने उन पे एक रिस्पांसिबिलिटी कि आपको बताएं कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर क्या करता है, बिकॉज़ कंपनी सेक्रेटरी से केएमपी। थोड़ा स्पीड में इस एरिया को लेंगे और पूरा फोकस हम एंड में किस पे देंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। वहीं पे अमेंडमेंट भी आया रिसेंटली। चलो तो हु कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, मस्ती से। तो कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी कौन होता है, तो हमने पढ़ा कंपनी सेक्रेटरी रिफर्स टू कंपनी सेक्रेटरी हु इज वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी अंडर कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, एज इजी एज दैट।
तो कंपनी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी, किन किन कंपनीज को मैंडेटरली कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, तो उनको तो सारी केएमपी मैंडेटरी जो लिस्ट किए हुए थे, और प्राइवेट कंपनी भी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है उसको भी कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी इनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, एज वेल एज प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन सबको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। बहुत अच्छी बात है। कंपनी सेक्रेटरी के अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी एज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर काम करता है, सुनना, कंपनी सेक्रेटरी एज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी एज ए कोऑर्डिनेटर काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी इन सब एरियाज में काम करता है कि स्टैट्यूटरी ऑफिसर भी वो है, पूरे लॉज का कंप्लायंस भी वो देखेगा, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज भी देखेगा, फाइन्स भी वो देखेगा, फाइलिंग भी वो देखेगा, कोऑर्डिनेटर भी वो है, तो एनसीएलटी से कोऑर्डिनेट करना है, अपने एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेट करना है, ट्रेड यूनियन से कोऑर्डिनेट करना है, ये सारा काम भी कोऑर्डिनेटर का भी वो देखेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी वो है कि कोई भी हमने पॉलिसी बनाई, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाना है, कमिटीज बनाई, कमिटी से काम करवाना है, ये सब भी कंपनी सेक्रेटरी करेगा। तो इसको लेके इन्होंने बहुत रामायण दी कि सेक्रेटरी ऑफिसर की तरह क्या काम करेगा, बहुत अच्छी बात है, कोऑर्डिनेटर की तरह क्या काम करेगा, बहुत अच्छी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तरह क्या काम करेगा, बहुत अच्छी बात है। सुनो सुनो सुनो, यहां तक तो आपने एक रीडिंग कर लिया, काफी है। दिस पार्ट हैज टू बी फोकस्ड, स्टार मार्क। सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, what are the duties of a company secretary, what are the statutory duties of a company secretary, you have to ensure you mention these points। बाकी सब कुछ ऐसे याद नहीं करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर बाकी सबको बस एक बार रीड करते हुए जाना है, सिर्फ ये पार्ट है जिसको याद करते हुए आगे बढ़ना है। what are the duties of a company secretary, what are the duties to provide to the directors of a company collectively and individually such guidance as they may require with regard to duties, responsibility and power। रेगुलर बैच में मैंने पूरा चार्ट बना के इसको पढ़ाया था आपको कि क्या करना है, एकदम ध्यान से, कि इन्हें डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना है जहां जहां जरूरत है। उसके बाद में रुको, बोर्ड को असिस्ट करना है जहां जहां जरूरत है, डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना है जहां जहां जरूरत है, बोर्ड को असिस्ट करना है जहां जहां जरूरत है, उसके बाद में असिस्ट एंड एडवाइस करना है बोर्ड को विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, यस। तो तीन चीजें बोर्ड को क्या करनी है कि बोर्ड को गाइडेंस देना है, बोर्ड को असिस्ट करना है, नॉर्मली रेगुलर फंक्शन में बोर्ड को असिस्ट और गाइड करना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। उसके बाद में सारी बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग, जनरल मीटिंग है, उसको कौन कंडक्ट करेगा, यही करेंगे। उसके मिनट्स कौन मेंटेन करेगा, यही करेंगे। कोई भी अप्रूवल लेकर आना है गवर्नमेंट से, जहां से मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वगैरह वगैरह, आरओसी अप्रूवल, आरडीज अप्रूवल, ये सब कौन लेकर आएगा, सीएस लेकर आएगा। उसके बाद में वेरियस रेगुलेटर में जाकर रिप्रेजेंट भी कौन करेगा, सीएस करेगा, एनसीएलटी। अरे सीएस को आप कैसे इमेजिन करो, दिमाग में सुनो, जैसे कि मैंने रेगुलर बैच में बताया था कि ऐसा होता है ना एक व्यक्ति, ऐसा होता है ना एक व्यक्ति, हमने देखा ना गणेश जी, अब देखा ना बहुत बड़े बड़े ऐसे हमारे आइडल्स होते हैं जिसको हम देखते हैं ऐसे उनके 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ ऐसे हाथ निकल रहे हैं। भाई साहब इमेजिन कर लो सीएस का भी ऐसे ही काम है, बिकॉज दिख रहा है सब काम सीएस को ही करना है। तो अगर सारा का सारा काम सीएस ही संभालेगा तो ये सब ऐसे समझो, ये कंप्लायंस ऑफिसर है, ये है, सारा का सारा काम सीएस को संभाल। अरे बेहतरीन। अच्छा, तो डिस्चार्ज सच द ड्यूटीज हैव बीन स्पेसिफाइड इन कंपनी साइड, कंपनी साइड में कोई और ड्यूटीज है तो वो भी, और डायरेक्टर ने कोई और ड्यूटी दे दी तो वो भी करना कंपलसरी है सीएस। आई होप यू अंडरस्टैंड। चल उसके बाद वापस उन्होंने जनरल बात बताई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड क्या क्या काम करेगा सीएस, सब कुछ, रिलेशनशिप भी वो मेंटेन करेगा, ट्रेड यूनियन से भी बात वही करेगा, सब कुछ सीएस करेगा, स्टेक होल्डर से भी बात करेगा, ब्रिज भी वो बनेगा, लोगों के बीच में डिस्कशन भी वो कराएगा, कम्युनिटी को भी वही रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट को भी करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ करेगा। इन्होंने फिर बहुत खींच लिया इस टॉपिक को, उन्होंने यहाँ पर ये सभी बताया स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो वैसे तो सिर्फ वो वाली ड्यूटीज आपको याद करके जानी है, लेकिन उसके बाद में ये भी एक बार रीड कर लिया तो चलेगा। तो पूरे सीएस के अंदर और कोई चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो ड्यूटीज को याद करना है और स्टैट्यूटरी ड्यूटीज एक बार रीड कर लिया तो इजी है। वापस क्या है इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो भी डिक्लेरेशन देना होगा वो ये देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट ये करेगा, उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट को साइन ये करेगा, एनुअल रिटर्न को साइन ये करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन ये करेगा, एनसीएलटी के सामने अपीयर करेगा, सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर का काम भी यही करता है, डीमैट शेयर्स का भी पूरा काम संभालेगा, एडिशनल ड्यूटीज भी बहुत सारी थी, नोडल ऑफिसर भी ये बनता है, सेक्रेटरी ऑडिटर भी होता है सीएस। तो इस तरह के उन्होंने और जनरल खींच खींच के दे दिए। यहां तक सब कुछ टाइम पास चलेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अ होल टाइम सीएस, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, तो आप एडवर्टीज करो पोस्ट के बारे में, जिस कंपनी को अपॉइंट करना है एडवर्टीजमेंट करो, उन सबकी कलेक्ट करो एप्लीकेशन, उनके बारे में इंटरव्यूज करो और शॉर्टलिस्ट करो। शॉर्टलिस्ट करने के बाद बोर्ड मीटिंग से सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, DIR 12 और MGT 14 फाइल करना है। सुनो DIR 12 MGT 14 हैज टू बी फाइल्ड फॉर ऑल द KMPs, लेकिन अगर कैटेगरी 1 है तो वहां पर एक एडिशनल आ जाता है आपका फॉर्म। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी से एक कंपनी में काम कर सकता है एक्सेप्ट सब्सिडरी एट द सेम टाइम, जैसे मैं बताया कंपनी सेक्रेटरी होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एक ही कंपनी में काम करेगा एक्सेप्ट सब्सिडरी। उसके बाद में सारे रजिस्टर डायरेक्टर के अंदर आप एंट्रीज करो और स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कर दो। सिंपल, ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट का। रिमूवल, अगर कभी भी रिमूव करना तो कैसे कर सकते हैं, बोर्ड मीटिंग से रिमूव कर सकते हो, रेजिग्नेशन लेटर ले लो, उससे DIR 12 फाइल करना है, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करो, रजिस्टर में एंट्री कर दो और पब्लिक को एक नोटिस दे दो आपको, और 6 महीने के अंदर आपको वापस उसकी पोजीशन को फिल इन करना होता है। जनरल कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे भी।
फिर एक केस स्टडी आया रोल ऑफ सीएस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस स्टडी। इसके अंदर भी हमारे काम की कुछ चीज नहीं है, हमारे काम की चीज इसके अंदर बस हुआ क्या आप समझ लो सिंपल तरीके से कि सभी में ऑर्डर दिया था कि आपने टाइम टाइम इंश्योर करना है कि पूरा का पूरा काम सीएस कर दे, बस सीएस क्या क्या काम कर सकता है इसको लेकर डिस्कशन था, हमारे लिए कुछ ज्यादा काम का नहीं। फोकस करते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा ठहर जाओ हाफ एन आवर हो चुका है। हाफ एन आवर के अंदर इस चैप्टर का पूरा पार्ट हम लोग रिवाइज कर चुके हैं अभी तक का। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे, लास्ट एरिया पे, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। तो इस चैप्टर के अंदर मेन क्या है, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, बीच में तो ऐसे पिद्दू से टॉपिक आ जाते हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट और सीएस। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी अच्छे से पढ़ा और आप 100% फोकस, जिन लोगों ने इसको वापस 1.75 पे ले लिया था वापस इसको संभाल लो, अपने आप को वापस आ जाओ कंट्रोल के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। 100% फोकस सबका यहाँ पे रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं रेम्यूनरेशन के अंदर, अब इसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर के 197 रेम्यूनरेशन हुआ था, शेड्यूल 5 पार्ट 2, उसका केस 1 इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट क्या होता है। सुनना सबसे पहली चीज 11% वगैरह सब में पढ़ाऊंगा इसे। द सेक्शन 197 अप्लाइज ओनली टू पब्लिक कंपनी। ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं ये सब पब्लिक कंपनी के लिए है, एंड हेंस प्राइवेट कंपनी आर फ्री टू पे रेम्यूनरेशन एट एनी रेट टू सच डायरेक्टर इन केस ऑफ एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। तो प्राइवेट कंपनीज कितना भी रेम्यूनरेशन पे करे, जो हम 197 की लिमिट पढ़ रहे हैं हम पब्लिक कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सर लिमिट क्या, चलो ठीक है, ये सब भी कुछ काम, ये सब क्या जनरल बात कर रहे हैं कि डायरेक्टर को हम जो पढ़ा रहे हैं ये बोल रहे हैं कि डायरेक्टरशिप के लिए कोई भी प्रोफेशनल नेचर की सर्विसेज देता है वो व्यक्ति, और द पर्सन इज क्वालिफाइड टू दैट इज ओवर एंड अबव। जैसे कि मैं आपको रेगुलर बेस में पढ़ाया हूं कि कुछ पेमेंट जाते हैं ओवर एंड अबव, उसके अंदर मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सिटिंग फीस ओवर एंड अबव जाती है जो इस लिमिट में कवर नहीं होती है। अगर कोई भी डायरेक्टर ने कोई प्रोफेशनल सर्विस दी है तो वो ओवर एंड अबव जाती है। फिर गारंटी कमीशन है ओवर एंड अबव जाता है। ऐसी कुछ चीजें जो ओवर एंड अबव दिस लिमिट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं लिमिट। 100% फोकस यहाँ पे सबको याद होगा कि अगर एक कंपनी को अपने डायरेक्टर्स केएमपी पे क्या लिमिट है, अगर एक कंपनी को अपने केएमपी को पे करना है रेम्यूनरेशन, व्हाट इज द लिमिट इन केस ऑफ प्रॉफिट। हमारी कंपनी प्रॉफिट में कितना लिमिट है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट हम सबको मिला के दे सकते हैं। डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर ऑफ पब्लिक कंपनी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सबको मिला के, सारे डायरेक्टर्स को मिला के हम कितना रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं, 11%। हम 11% पे कर सकते हैं सबको मिला के। ओके, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ओके, इसके अंदर हम कैटेगरी 1 जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, उनको कितना पे कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, 10%। 11% हम सबको पे कर सकते हैं, उसमें कैटेगरी 1 को कितना पे कर सकते हैं, कैटेगरी 1 बोले तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन तीनों को कितना पे कर सकते हैं, 10%। टोटल आप सब डायरेक्टर्स को मिला के पे कर सकते हैं 11%, और उसमें आप कैटेगरी 1 को होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर एंड मैनेजर इनको पे कर सकते हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, लेकिन इसमें हम एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितना पे कर सकते हैं, 5%। समझ में आ रहा है आपका क्या कह रहा हूं। अगर मान लीजिए हमारी कंपनी के अंदर 3 होल टाइम डायरेक्टर्स हैं और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन सबको मिलाकर हम कितना पे कर सकते हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। लेकिन हमारी इच्छा इस मैनेजिंग डायरेक्टर को बहुत ही ज्यादा दे दें, नहीं, एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम आप पे कर सकते हैं 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हमारी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को मिला के आप पे कर सकते हैं 11% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसमें कैटेगरी 1 को आप कितना पे कर सकते हैं, 10% तक होता है, 11% में 10% इसको, सिर्फ 1% बाकियों को मिलेगा। जी हाँ, 10% तक इनको पे कर सकते हैं कैटेगरी 1 को, और उसमें भी एक इंडिविजुअल को मैक्सिमम आप 5% ऑफ नेट प्रॉफिट पे कर सकते हैं, उससे ज्यादा। फिर आगे जाते हैं कि सर मान लीजिए अगर हमारी कंपनी के अंदर कैटेगरी 1 है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो रिमेनिंग डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, 1%। डायरेक्टर्स हु आर नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, उनको मिलेगा 1%। सर मान लो हमारी कंपनी के अंदर कैटेगरी 1 है ही नहीं, तो उनको 3% मिल जाएगा। डायरेक्टर्स हु आर नीदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉट होल टाइम डायरेक्टर्स, अगर हमारी कंपनी में कैटेगरी 1 नहीं है तो इनको 3% मिल जाएगा। अगर हमारी कंपनी में कैटेगरी 1 है तो इनको 1% मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू रेड इट वेरी केयरफुली। क्या क्या लिमिट है, 11%, 10%, 5%, 3%, 1%। 11% एग्रीगेट सब डायरेक्टर्स को मिलाकर कितना मिल सकता है, डायरेक्टर्स कैटेगरी 1 को मिलाकर कितना मिल सकता है, 11%। उसमें कैटेगरी 1 को मैक्सिमम 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उसमें एक व्यक्ति को मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, अगर कैटेगरी 1 है तो 1%, अगर कैटेगरी 1 नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट मिल सकता है। चलो, ये तो आसान चीज थी। अगर हम कभी भी इस लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे कर सकना चाहते हैं, आप पे कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर आप इस लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर ये गिवन लिमिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पे करना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तो इजी है। अब आती है बात, अगर मान लीजिए इसकी कुछ एग्जाम्पशन पहले फटाफट से देख लेते हैं कि अगर कोई निधि कंपनी है और वो अपने डायरेक्टर्स को, अभी थोड़ा सा बहुत ही एक्सटेंसिव डिटेल में जा रहे हैं, इतना भी जाने की आपकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक बार हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो डिस्कस जरूर कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एक निधि कंपनी है,
निधि कंपनी को अपने डायरेक्टर्स को, अपने केएमपीस को कुछ एक्स्ट्रा देना है। तो देखो क्या लिखा है, रेम्युनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर हु इज नीदर मैनेजर डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेशल सर्विसेज टू निधि स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मे बी पेड बाय वे ऑफ मंथली पेमेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग। सिंपल। ठीक है, निधि को एक ऐसे डायरेक्टर को जो कि मैनेजर डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, मैनेजर नहीं है, कैटेगरी वन केएमपी नहीं है, उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देना है तो वो दे सकती है बाय अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। ठीक है, लेकिन कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होगी, प्रोवाइडेड दैट नो अप्रूवल विल बी रिक्वायर्ड वेयर अ निधि डज नॉट हैव मैनेजर डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर। कंपनी के अंदर कैटेगरी वन केएमपी है ही नहीं तो दूसरों को ही देंगे ना, फिर लिमिट ज्यादा दे सकते हो, ज्यादा दे सकते हो, कैटेगरी में नहीं है निधि। And the remuneration payable during the financial year to all the directors does not exceed 10% of the net profit of Nidhi or 15 lakh whichever is less. जो हम सारे डायरेक्टर्स को पे कर रहे हैं वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट और 15 लाख whichever is less, इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन पे नहीं कर रहे हैं। एंड द रेम्यूनरेशन पेबल इन बी इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन दिस बिहाफ। और जो रेम्यूनरेशन बी के अंदर पॉइंट पे किया है ये आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पे कर। व्हाट इज सेइंग कि जनरली निधि को अगर कभी भी कैटेगरी वन केएमपी के अलावा किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट देना है तो निधि दे सकती है, सिर्फ मात्र केवल एक शेयर होल्डर्स अप्रूवल लेने के बाद। ठीक है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर तीनों कंडीशन कंप्लाइड है तो उनके अंदर कैटेगरी वन है ही नहीं। वो जो सारे डायरेक्टर्स को पेमेंट कर रहे हैं वो 10%, 15 लाख व्हिचएवर इज लेस इसके अंदर ही है, और ये जो लिमिट है इसके लिए भी उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर। तो निधि को फिर किसी भी ऐसे के डायरेक्टर को जो कैटेगरी में नहीं है उसको पे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया लोड लेने का नहीं है। एक बार अच्छे से सुन लेना, इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे दिमाग में जो लिमिटेड तरीके से बैठना है वो बैठ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। बहुत ज्यादा खोद के चले जाते हैं हम यहाँ पे। फिर आता है डायरेक्टर जो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर 197 अप्लाई नहीं करेगा, स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के ऊपर भी 197 अप्लाई नहीं करता है। जो लिमिट की बात है ये ना तो गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई कर रही है और ना ही स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी पे अप्लाई कर रही है। ओके, अब सुनो, अब आते हैं थोड़े कटिल बात पे। अभी तक वापस दिमाग में बैठा लो कि क्या हमें पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी। रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी के अंदर सबसे पहला एस्पेक्ट हमें पढ़ना जरूरी था वो था इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट 11%, 10%, 5%, 3%, 1% हर एक के दिमाग में क्लियर है। अब हम पढ़ रहे हैं इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो क्या होगा, सुनना बहुत केयरफुली, यही तो खेल हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं, एक और छोटी सी बात है, शेड्यूल 5 ये जो हम पूरा पढ़ते हैं shall have overriding effect over MOA, AOA, agreement, general meeting resolution. Hence, if a company is unable to comply with the provision of Schedule 5, then no remuneration can be paid to managerial personnel except sitting fees. तो आप ये नहीं बोलोगे हमने हमारे AOA में बोल रखा है हम ज्यादा देंगे तो हम इस लिमिट से ज्यादा देंगे, नहीं। ये जो लिमिट दे रखी है दिस इज ओवर एंड अबाउट योर AOA, MOA agreements. नहीं, ये आपके अग्रीमेंट की लिमिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिर भी लिमिट के अंदर रहना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट ओवरराइड्स ऑल द AOA, MOA के अंदर लिमिट। डायरेक्टर ये नहीं बोलेगा देखो मेरे को तो अग्रीमेंट में लिखा है 5 करोड़ तो मैं तो 5 करोड़ लूंगा, लिमिट में नहीं बैठ रही तो भी लूंगा, नहीं। कंपनीज एक्ट ओवरराइड्स ऑल ऑफ दोस एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो जो भी आपको अग्रीमेंट में आपको सैलरी आपको कमिट की गई है वो सब इस लिमिट के अंदर बैठना चाहिए कंपल्सरी। चल यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट 11%, 10%, 5%, 3%, 1% ये सब दिमाग में क्लियर हो गया। इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस आप कितना पे कर सकते हैं, यहां तक तो आप बच्चों ने पहले पढ़ाई होगा। दिस इज द अमेंडमेंट, दिस इज द अमेंडमेंट। फोकस वेरी केयरफुली, अच्छे से पढ़ना है। दिस इज द अमेंडमेंट। देखो क्या लिखा है। अब अगर आपके लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, अगर आपका लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं इस लिमिट के हिसाब से। आपको क्या याद है लिमिट, अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल, मैंने रेगुलर बैच के अंदर इफेक्टिव कैपिटल का फॉर्मूला भी पढ़ाया हुआ है, वेरी केयरफुली फोकस है। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है, आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन, हमने रेगुलर बैच में इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी मतलब पढ़ा, फिर रिमेंबर एग्जांपल लेके सब कुछ देखा है। तो केयरफुल रहो, हम रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा फोकस यहाँ पे रखना है, इधर उधर नहीं भटकना। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़ है तो आप कितना रेम्यूनरेशन मैक्सिमम पे कर सकते हो, 60 लाख पर पर्सन पर एनम। अगर आपका पेड अप इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम है तो भी आप अपने हर एक किसको, मैनेजरियल पर्सनल को, हर एक मैनेजरियल पर्सनल को, मतलब डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, इनको कितना पे कर सकते हो, इनको आप पे कर सकते हो 60 लाख पर पर्सन पर, इनको पे कर सकते हो 60 लाख पर पर्सन पर। वंडरफुल। 5 करोड़ से अबव है लेकिन 100 करोड़ तक है, आपका कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा पर 100 करोड़ तक है तो आप इनको पे कर सकते हो 84 लाख पर पर्सन पर। सर 100 करोड़ से भी ज्यादा है बट 250 करोड़ से कम है तो आप पे कर सकते हो 120 लाख पर पर्सन पर एनम। सर 250 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप पे कर सकते हो 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़।
ये वो है जो आपको ऑलरेडी पता है। आई रिपीट अगेन, क्या कह रहा हूं मैं, क्या आपको ऑलरेडी पता है कि इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे आप रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो, कब पे कर सकते हो, इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ टू 100 करोड़, 100 करोड़ टू 250 करोड़, मोर देन 250 करोड़, तो आप पे कर सकते हो 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ 250 करोड़। ये तो हमेशा से था। यहाँ पे क्या मिसिंग था कि आपकी कंपनी के जो अदर डायरेक्टर्स होते हैं, देखो यार, डायरेक्टर, होटल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सब के लिए मैनेजर, होटल डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके लिए तो प्रोविजन था, अदर डायरेक्टर्स के लिए प्रोविजन नहीं था। कि लॉस के केस में अदर डायरेक्टर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? अदर डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? अदर डायरेक्टर मींस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आपकी कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और आपकी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं थी कि लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट उनको क्या पेमेंट होगा। तो उसके कारण ये एडिशनल अमेंडमेंट लेकर उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी कंपनी की कैपिटल नेगेटिव है, लेस देन 5 करोड़ है, तो आप कितना पे कर सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को? आप पे कर सकते हो 12 लाख पर पर्सन पर annum। अगर आपका कैपिटल 5 to 100 करोड़ है तो आप पे कर सकते हो 17 लाख पर पर्सन पर annum। अगर आपका कैपिटल 100 करोड़ से 250 करोड़ है तो आप पे कर सकते हो 24 लाख पर पर्सन पर annum। और अगर आपका 250 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल है तो आप पे कर सकते हो 24 लाख पर 0.01% ऑफ एक्सेस ऑफ 250 करोड़। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द लिमिट दिमाग में बैठे, दिस इज द लिमिट दिमाग में बैठे। क्या लिखा है यहाँ पे? 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख, ये लिमिट है। 12, 17, 24, 24 लाख प्लस 0.01%। जैसे कि यहाँ पे था 60, 84, 120, 120 प्लस 0.01%। वैसे थे 12, 17, 24 एंड 24 प्लस 0.01%। बड़ा ही केयरफुल ये लिमिट मार्क। ठीक है बेटा जी, चलो ये मैंने अमेंडमेंट सेशन के अंदर कवर किया था। आई होप आप सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब उसके बाद में थोड़ा टाइम पास आता है कि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसको ओवर एंड अबव मिलता है कि हाँ, उसके अंदर बहुत ही खुद के उन्होंने कंडीशंस लिया है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशनल कैपेसिटी, देखो ये जो ऊपर दिया है ना 64 लाख, 84 लाख, ये सब तो वो ले ही रहा है। इसके ऊपर से मांग रहा है कि मैंने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम किया, वो भी दो। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है, कंपनी के फॉर्म में काम कर रहा है, मैं उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर, हॉस्पिटल लॉस में है, तो मैंने जो ऊपर का पैसा वो तो ले लिया है, उसके ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो सर्जरीज वगैरह की उसका भी पैसा। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि जो मेरे को डायरेक्टरशिप की सैलरी मिल रही है वो तो दो रेम्यूनरेशन, साथ में मेरा जो प्रोफेशनल सर्विस दिया उसका भी तो रेम्यूनरेशन दो मेरे को। तो जो प्रोफेशनल सर्विस का रेम्यूनरेशन क्या ओवर एंड अबव मिलता है? जी हाँ, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ओवर एंड अबव मिलता है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस आ जाती है। क्या? अगर कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल कैपेसिटी में ओवर एंड अबव मांग रहा है इन केस ऑफ लॉस इन एडिक्वेट प्रॉफिट, तो क्या क्या होना चाहिए? उसके कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कैपिटल ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए रिलेटेड डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, कि ना तो कंपनी में कोई इंटरेस्ट, ना कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर में कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, रिलेटिव वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ में व्यक्ति का क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तीन कंडीशन कंप्लाई करनी है। क्या? ना तो कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट कहीं पे भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ना ही वो व्यक्ति कंपनी के होल्डिंग सब्सिडियरी किसी के भी डायरेक्टर से या प्रमोटर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। साथ में व्यक्ति के पास में क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कंप्लाई कर देते हो तो आपको वो जो आपको 60 लाख मिल गया है, ऊपर आपको 84 लाख मिल चुका है, 120 लाख मिल चुका है, ओवर एंड अबव आपको प्रोफेशनल सर्विस का पेमेंट मिल जाएगा। सर ये इंटरेस्ट यानी ये कैसे जज करेंगे? कोई भी एम्प्लॉय है उसके पास में 0.5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, इतने शेयर्स नहीं। अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास 0.5% पेड अप कैपिटल से ज्यादा शेयर है तो कहेंगे कि वो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं रिलेटेड है, जो उसको ईसॉप वगैरह के में मिले या फिर क्वालिफिकेशन शेयर के फॉर्म में मिला। ठीक है। तो ये तीन कंडीशन दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तीन कंडीशन कंप्लाइड है तो ही आप, ये तीन कंडीशन कंप्लाइड है तो ही आप ओवर एंड अबव दे सकते। उसके बाद में उन्होंने जनरल बातें की बहुत सारी, फिर यहां से आए स्पेशल पॉइंट नंबर 4। सुनना, तीन स्पेशल पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। तीन स्पेशल पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे किसमें? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी के अंदर, कि एक व्यक्ति दो कंपनीज में हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडियरी में हो सकता है, और फिर व्यक्ति अगर दो कंपनी में मैनेजर होता है, मैक्सिमम दो कंपनी मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है, और उसके अंदर भी अपन को डायरेक्टर्स का यूनानिमस अप्रूवल लेना होता है। ये सब तीन स्पेशल पॉइंट पढ़ाए। स्पेशल पॉइंट नंबर 4, वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, remuneration payable by companies having no profit and profit in special circumstances। ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप पे कर सकते हो नो प्रॉफिट एंड एडिक्वेट प्रॉफिट के अंदर। क्या? सुनो क्या कह रहा है। Section 3 of Part 2 of Schedule 5 envisages further special circumstances where remuneration can be payable to a managerial person or the director in excess of the amount prescribed। यार वो जो लिमिट दी उससे ज्यादा पे कर सकते हो, वो जो लिमिट दी उससे ज्यादा पे कर सकते हो कुछ स्पेशल केसेस में। रुकना, एक और चीज, कि जो भी हमने लिमिट पढ़ी उससे ज्यादा आप स्पेशल रिजोल्यूशन से पे कर सकते हो। ये मैंने आपको इनकेस ऑफ प्रॉफिट बताया, इनकेस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट बताता हूं कि प्रॉफिट के केस में भी जो लिमिट है 11%, 10%, 5%, 3%, 1%, उससे ज्यादा आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके दे सकते हो। सेम लॉस के केस में जो 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख है, या 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख है, ये जो भी लिमिट आती है इनसे ज्यादा आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जिसमें आप लिमिट ज्यादा दे सकते हो। क्या है? पहला, where the remuneration in excess of the limit is paid by any other company, कि हमारी कंपनी कह रही है लिमिट ज्यादा मत दो, लेकिन कोई और कंपनी पे करने को रेडी। ये कोई और कंपनी क्या है
या तो कोई फॉरेन कंपनी है या फिर वो जो कंपनी है वो अपनी जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेने के आदमी पे करती है। तो हमारे डायरेक्टर्स को ओवर एंड अबव पैसा मिल सकता है, ठीक है ना, लिमिट ज्यादा पैसा मिल सकता है, लॉस के केस में उनको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। अगर कोई फॉरेन कंपनी पे करने को रेडी है या फिर कोई और कंपनी होल्डिंग कंपनी वगैरह होगी आपकी, वो अपने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेकर पे करने को रेडी है। सेकंड, नेक्स्ट एक्सेप्शन कि कब वो लिमिट ज्यादा पे कर सकते हैं, अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो पहले 7 साल तक लिमिट को फॉलो नहीं किया चलेगा। नेक्स्ट, अगर कोई सिक कंपनी है जिसका रिवाइवल वगैरह का काम चल रहा है, या फिर कंपनी रिलेशन टू विच रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड, कोई कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अंडर आईबीसी अप्रूव हो गया, तो ये तीन के सिक कंपनी, एक कंपनी का सीआईआरपी के अंदर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है और एक नई नई कंपनी 7 सालों तक है, ये भी लिमिट से ज्यादा पे कर सकती है। उसके बाद में कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया है बीआईएफआर या एनसीएलटी ने, बीआईएफआर या एनसीएलटी ने किसी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन फिक्स किया हुआ है तो वो भी लिमिट के ऊपर हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके क्रेडिटर्स वगैरह जो लेंडर्स हैं उनका भी आपको नो ऑब्जेक्शन दे देना है। और कुछ Perquisites are not included in managerial remuneration। आपको ये टॉपिक पढ़ाने के पहले मैंने इस टॉपिक को लेके बैठा हूँ और हर एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको इंश्योर कि मैं कवर करूँ उसको मैंने अंडरलाइन किया ताकि आप बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान हो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है बेटा जी। तो पर्क्विसिट्स कभी भी आपके मैनेजरियल रेम्युनरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है, पर्क्विसिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। उसके बाद में टोटल रेम्युनरेशन ड्रॉन, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति मल्टीपल कंपनी में काम कर रहा है, मल्टीपल कंपनीज को मैनेजरियल रेम्युनरेशन होता है, तो क्या लिखा है, टोटल रेम्युनरेशन ड्रॉन फ्रॉम द कंपनीज डज नॉट एक्सीड द हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज ऑफ व्हिच ही इज अ मैनेजरियल पर्सन। मतलब अगर एक व्यक्ति दो कंपनी से पैसा ले रहा है तो दोनों कंपनी जिसमें भी ज्यादा लिमिट है, मतलब जिसका ज्यादा प्रॉफिट है उसका 5% की लिमिट ज्यादा हो जाएगी, जिसकी भी ज्यादा लिमिट है उस लिमिट के अंदर उसको रहना है दोनों के रेम्युनरेशन को मिला के। तो मान लीजिए मुझे मिल रहा है यहाँ से 2 करोड़, यहाँ से 3 करोड़, टोटल 5 करोड़ मिल रहा है, तो ये 5 करोड़ जो है ना, जो हायर कंपनी है उसके रेम्युनरेशन की लिमिट के अंदर होना चाहिए। तो रेम्युनरेशन की लिमिट कैसे काउंट करेंगे, जो हायर, जो बड़ी कंपनी उसकी रेम्युनरेशन की लिमिट के अंदर आपने रहना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑल द अमाउंट यू रिसीव। जो आपने पूरा पैसा रिसीव किया है वो आपको हायर कंपनी की लिमिट के अंदर रखना है। देखो क्या लिखा है, टोटल रेम्युनरेशन ड्रॉन फ्रॉम द कंपनीज डज नॉट एक्सीड द हायर लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम एनी वन ऑफ द कंपनीज ऑफ व्हिच ही इज अ मैनेजरियल पर्सन। तो अगर दो कंपनी से आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी आपको लिमिट का ध्यान रखना है, आपको उस लिमिट के अंदर रहना है। कौन सी लिमिट में, जो हायर कंपनी की लिमिट है उसमें। सिटिंग फीस जो मिलती है ओवर एंड अबव मिलती है। मंथली रेम्युनरेशन आप चाहो दे सकते हो। रिफंड ऑफ रेम्युनरेशन सर्टेन केसेस, अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टर्स को रेम्युनरेशन दे दिया, सैलरी दे दी मंथली दफा दो, और ईयर एंड में पता चला कि तो लिमिट से ज्यादा हो गई है, तो दे आर बाउंड टू रिफंड इट बैक, दे आर बाउंड टू रिफंड इट बैक। अगर कंपनी चाहे तो वेव भी कर सकती है शेयर होल्डर्स के स्पेशल रेजोल्यूशन से, लेकिन ये 2 साल के अंदर कर ले। तो अगर कंपनी को लगता नहीं वेव कर दो, इससे नहीं लेनी है, तो कंपनी को 2 साल के अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना शेयर होल्डर से और उससे वेव कर सकते हैं रिफंड का अमाउंट, ठीक है। और अगर आपने अपने बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है तो उनसे भी आपको अप्रूवल लेना है। अप्रूवल ऑफ बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो रिक्वायर्ड टू वेव, क्योंकि आप देखो बैंक को पे नहीं कर रहे हो और इनको एक्सेस सैलरी जो उनसे रिफंड आने वाली वो वेव कर रहे हो, तो वहां पर आपको पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का भी अप्रूवल लेना है। तो आपको डिस्क्लोजर्स देने, दैट इज ऑल ओके, दैट इज ऑल ओके। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट अ पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन, कि जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो अपने डायरेक्टर केएमपी जिन पे, वो रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं होता। व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, हमें क्या डर है कि अगर मान लीजिए कल को इन लोगों ने, डायरेक्टर्स ने कोई भी नेग्लिजेंट काम किया और कंपनी के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी आ गई, तो कौन संभालेगा। तो ऐसी लायबिलिटी से बचने के लिए, ऐसी लायबिलिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इंश्योरेंस करा देते हैं। वो इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर रेम्युनरेशन, ये ओवर एंड अबव होता है। लेकिन अगर कल को वो गिल्टी पाए गए किसी काम में, देन ऑल ऑफ दिस इंश्योरेंस विल बी अ पार्ट ऑफ देयर मैनेजरियल बेनिफिट। तो नॉर्मली इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेम्युनरेशन, बट एक्सेप्शन क्या है, अगर वो कभी किसी भी जगह पे गिल्टी पाए गए किसी नेग्लिजेंस के एक्ट में, तो फिर ये पूरा पार्ट हो जाएगा उनके मैनेजरियल रेम्युनरेशन। फिर डिस्क्लोजर्स आपको देने होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए एलओडीआर के डिस्क्लोजर्स है, एलओडीआर के डिस्क्लोजर को भी लाइटर नोट पे पढ़ना है, लेकिन हमें पढ़ के जरूर जाना है। एलओडीआर के डिस्क्लोजर्स क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी रेम्युनरेशन पेबल टू सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं, इट एक्सीड्स 50% ऑफ टोटल एनुअल रेम्युनरेशन पेबल टू ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मिला के जितना रेम्युनरेशन होता है उसके आधे से ज्यादा आप एक ही नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे रहे हो, तो ये भी बात आपको पता नहीं पड़ेगी, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। रेम्युनरेशन पेबल टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ प्रमोटर मेंबर, जो आप रेम्युनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दे रहे हैं जो कि प्रमोटर्स हैं, आपके मेंबर ऑफ प्रमोटर ग्रुप है, उनको आप जैसे कि नीता अंबानी से आपको रेम्युनरेशन दे रहे हो, तो भी आपको बताना पड़ेगा इफ द एनुअल रेम्युनरेशन पेबल टू सच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सीड्स 5 करोड़ और 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी व्हिचएवर इज हायर। तो अगर 5 करोड़ 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर, इससे ज्यादा पे कर रहे हो तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। And when there is more than one director, the aggregate annual remuneration to such director exceeds 5% of the net profit of the listed entity। अगर 2-3 है, नीता अंबानी को बोलो, ज्योति उनके बच्चे, उन सबको डायरेक्टर बना देते हैं, सबको मिला के अगर आप रेम्युनरेशन पे कर रहे हो एक्सीडिंग 5% नेट प्रॉफिट, तो भी आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी है। पे कर सकते हो, डिस्क्लोजर देना जरूरी है।
फिर रिकवरी ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन सर्टेन केस, वही कि अगर आपने एक्सेस पे कर दिया तो आप रिकवर कर सकते हो। यहाँ पे स्पेशली 199 टॉक्स अबाउट रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट हुए और उस हिसाब से पता चला रीस्टेट होने का अरे उस ईयर में उनको तो एक्सेस पे कर दिया था, तो उनसे आप एक्सेस मांग सकते हो। फिर क्या कह रहे हैं कि एडिक्वेट, हाँ फिर ठीक है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, एडिशनल कंप्लायंसेस विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन केस ऑफ नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट, आपको एडिशनल कंप्लायंसेस करना है सेक्शन 200 के लाइट नोट पे कि आपको ये जो एडिशनल कंप्लायंस करना है, यू हैव टू रिगार्ड टू आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, रेम्यूनरेशन कमीशन आपका जो हो रहा है वो दूसरी कंपनी से रेम्यूनरेशन कमीशन ले रहे हैं, उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एडिशनल कंप्लायंसेस देने हैं। पैरामीटर्स क्या होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, रिलेशनशिप बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड परफॉर्मेंस, उसको जितना रेम्यूनरेशन दिया उसने जो परफॉर्मेंस दिया वो कैसा है, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने बड़े हैं उसको ज्वाइन करने के बाद में, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद द कंपनी, के कंपनी के बाकी सैलरी के प्रोपोर्शन में इनका रेम्यूनरेशन कितना हो रहा है, रेम्यूनरेशन पॉलिसी जो डायरेक्टर्स की है वो अलग अलग है क्या सब डायरेक्टर्स के लिए, उसके अंदर सिक्योरिटी जो डायरेक्टर्स ने हेल्ड कर रखी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एडिशनल डिस्क्लोजर देने हैं जब आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो डायरेक्टर्स को, केएमपीस को, इन केस ऑफ लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लॉस एंड इनएडिक्वेट प्रॉफिट को एडिशनल डिस्क्लोजर था। चलो ये सब लाइट नोट पे चला था। अब एक और खास पॉइंट है उस पर ध्यान देना है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, अभी कैटेगरी 1 की बात करें सेक्शन में 202, ये बात करें किसकी, कैटेगरी 1 की। कैटेगरी 1 की बात करें लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, मैनेजिंग होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, मतलब कैटेगरी 1 की। कि कैटेगरी 1 को कभी भी आपने निकाला है तो आप उनको क्या कंपनसेशन दोगे क्या लॉस ऑफ ऑफिस का। जी हाँ, इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़नी सुनना कि कंपनसेशन किनको दे सकते हो, सिर्फ कैटेगरी 1 की एमपी को, ठीक है। कंपनी मे गिव, मतलब कंपनी चाहे तो कैटेगरी 1 की एमपी को कंपनसेशन दे सकती है, कितना, हाउ मच, दैट इज वन थिंग टू लर्न, कि कितना मैक्सिमम ऑफ कंपनसेशन दे सकते हैं वो पढ़ेंगे, एंड किन सर्कमस्टेंसेस में कंपनसेशन दे सकते हैं, मतलब स्पेसिफिकली किन सर्कमस्टेंसेस में कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं। ये दो चीजें आपको पढ़नी होंगी, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, के दो चीजें पढ़नी है कि उनको कब कंपनसेशन दे सकते हैं, तो कंपनी कंपनसेशन दे सकती है एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 6, इन 6 केसेस में आप उनको कंपनसेशन नहीं दे सकते। किन 6 केसेस में, सो नो पेमेंट शैल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस, कि अगर डायरेक्टर ने रिजाइन किया है बिकॉज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी वगैरह, ये कंपनी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है और डायरेक्टर को नई जगह पे काम देना है, फिर रिकंस्ट्रक्ट हुई कंपनी, डायरेक्टर ने रिजाइन किया है और फिर उसको नई कंपनी में एब्जॉर्ब भी करता है, कभी कभी नाम चेंज करते ना, हीरो होंडा मिलकर बन गया हीरो होंडा, मैं हीरो में काम करता था मैंने रिजाइन दिया, मैं हीरो होंडा में काम कर रहा हूं, तो कंपनसेशन थोड़ा मिलेगा कंपनी को खरीद, वो छोड़ो, डायरेक्टर किसी और कारण से भी अगर रिजाइन कर देता है अदर देन रिकंस्ट्रक्शन अमालगमेशन, डायरेक्टर रिजाइन कर देता है, कोई कंपनसेशन नहीं देंगे भाई, डायरेक्टर को कहीं और जॉब लग गई, वो रिजाइन कर रहा है तो उसको कंपनसेशन थोड़ी ना देंगे हम निकालते हैं तो कंपनसेशन देते हैं, तो रिजाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ अमालगमेशन मर्जर वगैरह तो भी कंपनसेशन नहीं, रिजाइन कर रहा है फॉर एनी अदर रीजन तो भी कंपनसेशन नहीं। फिर अगर डायरेक्टर हैज बीन विकेटेड अंडर 167, हमने 167 164 में डायरेक्टर को विकेट करवा दिया है, हमने 167 164 में डायरेक्टर को विकेट करवा दिया है, तो उस केस में भी कंपनसेशन नहीं मिलता कि उसने कोई डिफॉल्ट इंप्रिजनमेंट हुआ उसको, इसलिए उसको विकेट किया, तो भैया जी उस केस में उसको कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट देंगे, तो विकेट हुआ तब भी नहीं मिलेगा। कंपनी हैज बीन बाउंड अप, अगर मान लीजिए कंपनी बाउंड अप हुई है ड्यू टू द नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर के ही नेग्लिजेंस है, उसी के डिफॉल्ट से कंपनी वाइंड अप हुई और ये बोल रहा है थोड़ा कंपनसेशन दे दो, भाग मैं कह रहा हूं दिखना मत, बहुत तेज मारेंगे, बहुत तेज मारेंगे, ऐसी बातें मत करो हमारे सामने, आपके कारण कंपनी वाइंड अप हुई है और आपको कंपनसेशन चाहिए, नहीं नहीं। उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि इफ एट ऑल द डायरेक्टर हैज बीन चार्ज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, नेग्लिजेंस, मिसमैनेजमेंट, तो भी सवाल पैदा नहीं होता है कि आपको कोई भी कंपनसेशन देंगे। एंड लास्ट, इफ द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड हिज टर्मिनेशन, वही जाके ये निकालना, ये निकाल सकता है, निकाल के दिखाना, इफ द डायरेक्टर हैज इंस्टिगेटेड हिज रिमूवल, कि उसको पता है मैं रिजाइन करूंगा तो मुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तुम निकालोगे तो कंपनसेशन मिलेगा, तो ही हैज इंस्टिगेटेड द रिमूवल, इन दैट केस आल्सो ही विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन, इन दैट केस आल्सो ही विल नॉट गेट एनी कंपनसेशन। आई होप इन केस में कंपनसेशन नहीं मिलता है, चलो ठीक है सर, इन 6 केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलता है, अदरवाइज उसको निकाला गया तो कंपनसेशन मिलता है। जी हाँ, कैटेगरी 1 केएमपी को अगर निकाला जाए तो कंपनसेशन देना होता है, कंपनी दे सकती है, कितना मैक्सिमम दे सकती है, देखो क्या लिखा है, the compensation shall not exceed the remuneration which he would have earned if he has been office for the remaining of his term or 3 years whichever is shorter। क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति का जो भी एवरेज सैलरी रहा है, एवरेज सैलरी इसको दे रहा है, तो एवरेज सैलरी कैसे लेते हैं अपने पिछले 3 साल की एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पिछले 3 साल, तो मान लो मेरी सैलरी कितनी थी 10 लाख 12 लाख 14 लाख, ऐसे वो मेरी सैलरी को बढ़ा देते तो 12 लाख का एवरेज ले लिया 3 साल का, तो एवरेज सैलरी लेंगे इनटू रिमेनिंग टेन्योर व्हिच विल बी मैक्सिमम 3 इयर्स, एवरेज सैलरी इनटू रिमेनिंग टेन्योर व्हिच विल बी मैक्सिमम 3 इयर्स, समझ में आ रहा है। मान लो उसका रिमेनिंग टेन्योर 10 इयर्स का था तो उसको 10 साल की सैलरी थोड़ा देंगे, तो उसको 3 साल की सैलरी देंगे,
ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति को कंपनसेशन और लॉस ऑफ ऑफिस में क्या दे सकते हो, 3 साल की सैलरी आप दे सकते हो। एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 इयर्स का एवरेज निकालो, इनटू 3 इयर्स आप दे सकते हो। लेकिन अगर मान लो उसका टेन्योर ही 1 साल के बचा था, 1 साल के उसका टेन्योर बचा था, तो उसको 3 साल की सैलरी थोड़ा देंगे, तो उसको 1 साल की सैलरी देंगे। तो उसको क्या पे करेंगे, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एनुअल सैलरी निकाल ली, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग टेन्योर व्हिच कैन बी मैक्सिमम 3 इयर्स। तो रिमेनिंग टेन्योर अगर 3 साल से कम है तो रिमेनिंग टेन्योर का दे देंगे, और अगर 3 साल से ज्यादा है तो 3 साल का ही देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑल अबाउट कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस। I think in around 1 hour, we are able to complete the entire chapter of KMP, and I hope you will sincerely loving it. बेटा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल तरीके से कोशिश ये करनी है कि अब इस चैप्टर को एक बार लेके बैठ जाना, थोड़ी हिम्मत लगेगी बट एक बार लेके बैठ जाना, और एक बार लेके बैठ के पूरा KMP के चैप्टर को रीड कर लेना। लोग कंपनी लॉ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। अगर हम कंपनी लॉ की मॉड्यूल देखते हैं भाई, तकरीबन 1000 पेज की आपकी कंपनी लॉ की मॉड्यूल होती है, तो एक बच्चे के लिए असंभव हो जाता है कि रेगुलर बैच पढ़ो, फिर आपकी एडिशनल जो आपकी एक्स्ट्रा सीरीज है वो देखो, फिर ये पढ़ो, कितना पढ़े। लेकिन यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जिन जिन चैप्टर्स के मॉड्यूल की रीडिंग कर सकते हो, तो यू विल रियलाइज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन। तो बेटा जी, रेगुलर बैच अच्छे से पढ़ा है, एक्स्ट्रा सीरीज अनिवार्य रूप से देखनी है, दैट वर्क्स एज अ गेम चेंजर इन द एग्जामिनेशन। एक्स्ट्रा सीरीज देखनी है, और फिर जो एग्जामिनर फेवरेट का मैं बता रहा हूं, ये आपने 100% देखते हुए जाना है। क्लियर है बेटा जी? आई होप these sessions are really fruitful for you people. खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो बेटा जी। there is no way that you can stop thinking about that what more you can study. जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ के एग्जामिनेशन जाना है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ के एग्जाम में जाना है, एकदम कॉन्फिडेंट होते हुए एग्जाम में जाना, फोड़ के आना बेटा जी। हमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भैया ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। ऐसा है, बीन कीप सेइंग, लास्ट टाइम हमारे बच्चे AIR 1 आई है, तो AIR 1 बच्चे ऐसे ही नहीं आते, जितनी मेहनत करेंगे उतना कम है। हमको रेगुलर बैच में खोद के पढ़ा है, एक्स्ट्रा सीरीज को फोड़ के पढ़ा है, और अब ये भी हम देख रहे हैं ना, तो बेटा जितनी मेहनत करोगे उतना कम है। आई होप आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट हाउ यू शुड आइडियली स्टडी, एंड आई थिंक आई हैव कम्युनिकेटेड माय पर्पस। बेटा जी, खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। आई विल ट्राई एंड ब्रिंग अप समथिंग मोर फॉर यू गाइस, बट दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय नाउ, थैंक यू सो मच। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड।